क्लास 11th। नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष वितान की पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ राजस्थान की रजत बूंदें लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। अनुपम मिश्र, जिनके विषय में कहा जाता है कि वास्तव में वो न केवल एक साहित्यकार बल्कि एक कथाकार, एक संपादक और पत्रकार की भूमिका भी निभाते थे, जिन्होंने राजस्थान की रजत बूंदें नामक लेख के माध्यम से समस्त लोगों को राजस्थान में जल संग्रहण और जल की महत्ता के विषय में एक अद्भुत जानकारी दी। इनके ऐसे ही कई लेख जो हैं वो संपादित किए जा चुके हैं, क्योंकि ये स्वयं एक जाने माने पर्यावरणविद रहे थे। इनका जन्म वर्धा, महाराष्ट्र में सन 1948 में हुआ और मृत्यु 2016 19 दिसंबर नई दिल्ली में हुई। ये पर्यावरण के लिए तब से काम कर रहे थे जब से देश के भीतर पर्यावरण का कोई विभाग भी नहीं खुला था, और दुनिया के पर्यावरण की जिस बारीकी से इन्होंने खोज खबर ली वह तो कोई सरकारों, कई विभागों और कई परियोजनाओं के लिए भी संभव नहीं था। इन्हीं की कोशिश से सूखाग्रस्त जो अलवर था वहां भी जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से अध्ययन कर चुके थे। संस्कृत से इन्होंने एमए किया और पढ़ाई के बाद दिल्ली के ही गांधी शांति प्रतिष्ठान से संबंधित रहे। वो इस जमाने में होने के बावजूद भी मोबाइल, टीवी और वाहन के बगैर रहा करते थे और सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर अपने सरल, सपाट और साधारण जीवन को जिया करते थे। बिल्कुल शांत स्वभाव के थे और गांधी शांति फाउंडेशन से संबंधित भी थे। तो इस प्रकार एक पर्यावरणविद, संपादक, एक साहित्यकार और पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान न केवल भारत को बल्कि समस्त विश्व के पर्यावरण सुधारक के रूप में भी अपना योगदान दिया। तो चलिए बढ़ते हैं कि अनुपम मिश्र के द्वारा जो लिखे गए पाठ है वो है राजस्थान की रजत बूंदें। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से किन चीजों के बारे में हमें बताया है, यानी मुख्य जो बात है वो यही है कि जल की महत्ता और इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए जल का संरक्षण। इनके दो लेख, एक तो है आज भी खरे हैं तालाब और दूसरा राजस्थान की रजत बूंदें, काफी चर्चित भी रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसी पाठ की ओर। क्या है राजस्थान की रजत बूंदें? रजत चांदी के समान कीमती बूंदें, जल की बूंदें, और कहाँ की? राजस्थान की। कि पसीने में तरबतर चेलवांजी। चेलवांजी का क्या अर्थ है? जो आपको पता है कि कई बार हम चलवे लोग कहते हैं, चलवे जो अपने कार्य में बहुत महारत हासिल कर चुके होते हैं। कहते हैं ना ये तो बहुत चलवा हो चुका है। चलवा यानी कलाकार, जिसको इन कार्यों की बहुत पहचान है, ठीक है ना। तो पसीने में तरबतर चलवांजी, चलवांजी यानी कुछ चलवा लोग जो हैं वो कुएं के भीतर काम कर रहे थे। आपको पता है एक तो होता है जल संरक्षण का स्रोत कुआं और दूसरा होता है कुएं। कुएं का ही स्त्रीलिंग रूप है कुई। कुइयां क्या होती है? ऊपर की तरफ तो जिनका बहुत संकरा व्यास होता है यानी गोलाई होती है, और भीतर की तरफ जो है सुरंग की भांति होता है, और अंदर की तरफ जो है थोड़ा उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा घेरा जो है उसका थोड़ा विस्तृत होता है। कोई 30-32 हाथ जो है उतनी गहरी खुदाई हो चुकी थी। ये देखिए किस तरह से चलवांजी जो लोग हैं, यानी जो चलवा लोग हैं जो कोई निर्माण का कार्य करते हैं, वो कितनी अथक परिश्रम से
इन कुइयों का निर्माण करते हैं। भीतर की गर्मी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है अंदर जितनी नमी युक्त जमीन होगी उतनी उमस होगी और उतनी उमस से गर्मी बढ़ेगी। कुई का व्यास यानी जो घेरा है वो बहुत ही संकरा है, यानी बहुत ही छोटे आकार का है। उखरू बैठ करके जो चलवांजी है उसकी पीठ और छाती वो उन दोनों में एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी ही मिट्टी है ना। मतलब उकड़ू बैठना, घुटनों पर बैठ जाना, और इस तरह से बैठ करके वो कुइयों का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हाथ में है? खुदाई के लिए बसोली, आपको पता है एक छोटा सा ऐसा औजार होता है हाथ में जिसे बसोली कहा जाता है, जो खुदाई करने के काम आता है। जो जूते निर्माण का कार्य करते हैं उनके हाथ में भी इस तरह की बसोली होती है, जो आगे से थोड़ा तिकोना होता है और पीछे थोड़ी गोलाई लिए होता है, उससे जो है वो खोदने का कार्य करते हैं। बसोली छोटी डंडी का एक छोटा सा फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का, यानी आगे वाला जो हिस्सा है वो नुकीला होता है, लोहे का बना होता है, और पीछे जो हत्था होता है वो लकड़ी का बना होता है। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर तो पड़ेगा ही। गर्मी कम करने के लिए ऊपर यानी जमीन पर खड़े हुए जो लोग हैं वो बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया कि कुइयां जो हैं जिनका ऊपर का व्यास यानी घेरा बहुत कम होता है, कि एक साधारण सा व्यक्ति भी जब भीतर की ओर जाता है तो उसकी खुदाई करने में उकड़ू बैठना पड़ता है, और उसमें बीच में चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी होती है, तो हवा का जो आवागमन है वो भी नहीं हो पाता है। दम घुटने वाली स्थिति न आ जाए इसके लिए वहां पर जो है ऊपर की ओर जमीन पर जो खड़े लोग हैं वो बीच बीच में मुट्ठी भर के जो रेत है वो जोर से नीचे की ओर फेंकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ऊपर की ताजी हवा है वो नीचे फेंकती है, और बहुत गहराई में जो दम घोटू गर्म हवा है वो दबाव से वापस ऊपर की ओर लौटने लगती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चलवांजी के सिर पर भी लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे या पीतल या किसी भी धातु का एक बर्तन जो है वो टोपे की तरह पहने हुए रहते हैं। अब देखिए यहाँ आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो व्यास है वो कितना संकरा है, यानी ऊपर जो यहाँ कुइयों का जो निर्माण किया गया, शुरुआत की गई, तो ये जो व्यास है यहाँ पर, ये जो व्यास है वो कितना संकरा है, और यहाँ नीचे आते आते इसकी चौड़ाई में परिवर्तन आ गया है और अब इसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया है, ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। कितने संकरे से चले और नीचे आते आते उस व्यास में थोड़ा सा बढ़ोतरी या जो वृद्धि है वो कर दी गई है। तो यहाँ पर ये जो चलवांजी है वो नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद पंजे के आसपास मलबा जमा हो गया है, तो अब क्या किया जाएगा, ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाएगी। ये देखिए यहाँ रस्सी की सहायता से कुछ ऐसा साधन उतारा जाएगा जिसमें उस मिट्टी को भरकर नीचे की ओर गिरा जा सके। यहाँ से इस रस्सी से बांधकर बाल्टी या डोल गिराया जाएगा। इसमें ये नीचे बैठा जो चलवांजी है ये मिट्टी उसके अंदर भरेगा और फिर इसके साथ इस मिट्टी को ऊपर की ओर भेज दिया जाएगा। ठीक है, पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से जो कुछ रेत है या कंकड़ पत्थर है वो नीचे गिरते हैं, इसलिए जो टोप पहना है उससे चलवांजी का सिर बच सकेगा। चलवांजी जिनको चेजारो भी कहते हैं वो कुएं की खुदाई एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं, यानी कुएं की खुदाई करने वाले और उसी के भीतर विशेष रूप से चिनाई करने का काम करने वाले लोग होते हैं जो इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं। ये काम जो है वो चेजा कहलाता है, यानी करने वाले लोग चेजारो और ये जो काम है वो चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत बहुत ही छोटा सा कुआं, कुआं तो पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई में तो इस कुएं की कहीं कहीं गहराई तो इसकी कुएं से कहीं से भी कम नहीं होती।
यानी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कई विशेष कारणों से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा हो सकती है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। एक तो कुआं जो है भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी भूमि के भीतर का जो जल है वो रिश्ता रिश्ता कुएं के अंदर एकत्रित होता रहता है। लेकिन कुइयां जो भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। कैसे? तब भी जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न ही भूजल है। यह तो नीति नीति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। क्या मतलब? देखिए, बता रहे हैं कि मरुस्थल में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, यानी जिसका पार ही नहीं पाया जा सकता, इतनी मिट्टी है। यहाँ वर्षा भी अधिक मात्रा में हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, लेकिन कभी कभी इस मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर, आपको पता है चूना पत्थर होता है, व्हाइट कलर का एक पत्थर होता है, सफेद पत्थर की एक पट्टी चलती है, यानी नीचे जमीन में ऐसी ये जो चट्टाने हैं चूना पत्थर की वो होती है। यह पट्टी जहां भी होती है काफी लंबी चौड़ी होती है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से हमें दिखाई नहीं देती। तो ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता भी चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो लगभग 150 से 200 हाथ तक निकल आता है, लेकिन वो खारा होता है, इसीलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। अब नीचे चूना पत्थर रहेगा तो फिर क्या होगा? थोड़ा बहुत वो खारा होता जाएगा। बस तब इन क्षेत्रों में क्या बनवाई गई? कुइयां बनवाई गई। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है, यानी बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं, यानी अंदर जमीन में अगर वो रिस नहीं रहा है, सोखा नहीं जा रहा है, तो वहां पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी कोई चूने की चट्टान वाली पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में जो बारिश का पानी है वो भूमि की रेतीली सतह पर या नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच में अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी से फिर इस नमी से क्या बनती है? भाप बन जाती है, और भाप बनकर ये पानी सारा उड़ जाता है, ऐसी आशंका रहती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता है। क्या है? कि रेत के कण बहुत बारीक होते हैं और वे अन्यत्र मिलने वाले मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, यानी खुले खुले होते हैं। जहां लगाव है यानी ज्यादा घनिष्ठता है, वहां अलगाव भी होता है, यानी मतभेद भी बढ़ जाते हैं। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वो अपनी जगह भी छोड़ देते हैं, और इसीलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है, जैसे दोमट मिट्टी या काली मिट्टी, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में अत्यधिक इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में मिलती है। और वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण जो है वो चिपकने लगते हैं, और धरती में, खेत में, आंगन में धीरे धीरे क्या हो जाती है, जब मिट्टी के कण एक साइड में आकर के जम जाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगी? दरारें पड़ जाएगी। इसीलिए धरती की इसी संचित नमी इन दरारों में से गर्मी पड़ते ही भाप बनकर वापस से वातावरण में लौट जाती है। तो यहाँ बिखरे रहने में संगठन है, यानी जितना मिट्टी के कण जो है दूर दूर होंगे उतना ही पानी जो है ऐसी मिट्टी में रिस कर बना रहेगा। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसीलिए अलगाव भी नहीं होता। सही बात है कि जहां ज्यादा रेत नहीं होता वहां इतने मतभेद भी नहीं होते। पानी गिरने पर जो कण हैं भारी हो जाते हैं, पर वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती हैं, और भीतर समाया हुआ वर्षा का जो जल है वो जमीन के भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, यानी जो चूने की पट्टी है वो नीचे रिसने नहीं देती, और दूसरी तरफ रेत के जो असंख्य बिखरे हुए कण हैं वो ऊपर पहरा देते हैं, यानी वो कण जो है उसको जो है वातावरण में भाप बनकर उड़ने नहीं देते। तो इस हिस्से में बरसी जो बूंद बूंद है वो रेत में समाकर नमी में बदल जाती है, और अब अगर वहां पर कुई बना दी जाए तो उसका पेट
उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई हुई नमी को फिर से बूंदों के रूप में बदल देती है और ये सारी की सारी बूंदें रिसती हुई कुएं में इकट्ठी होने लगती है और एक अच्छे जल स्रोत का काम करती है। यानी खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी बन जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब विचार विमर्श किया और अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने के लिए एक शास्त्र विकसित किया। वो शास्त्र क्या है? इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांट दिया। देखिए, पहला रूप है पालर पानी, ठीक है, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जिस तरह से छतों पर से गिर करके वो नीचे टैंकों में इकट्ठा होता रहता है, टंकियों में इकट्ठा होता रहता है, ये है पालर पानी। ये धरातल पर भी बहता है और सीधे नदी तालाब आदि में मिल जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिल जाएगा। यानी नदी तालाब कुएं बावड़ियों आदि में जाके ये जो पालर पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। दूसरा पानी का जो रूप है वो है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुएं में से निकलता है। यानी जब खूब सारा वर्षा का जल धरती के भीतर सिंचित होता जाता है, सोख लिया जाता है, तो धरती की सतह में भी पानी जो है वो बना रहता है और यही पानी जब कुएं की दीवारों से रिस रिस कर कुएं के भीतर जो है जल रूप में सिंचित हो जाता है, ये कहता है पाताल पानी। यानी धरती खोद कर निकाला हुआ पानी जिसे हम कुएं से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का एक तीसरा रूप भी है, वो है रेजानी पानी। रेजानी का क्या अर्थ है? रेत के कण कण से रिस रिस कर इकट्ठा होने वाला पानी। यानी धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिला, बल्कि ये पानी रेजानी है, यानी रेत के कणों में ही रह गया। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा का उपयोग होता है, रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं बल्कि धरातल के अंदर समाई हुई वर्षा को नापता है। यानी मरुस्थल की भूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहा जाएगा। यानी रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है और ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी जो है वो धीरे 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 नीचे पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप जो है वो खो देता है। अगर खड़िया पट्टी नहीं होगी, चूने के पत्थर वाली पट्टी नहीं होगी, तो क्या होगा? वो जो पानी है जो मिट्टी के कणों के बीच में है वो धीरे धीरे रिश्ता 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 कहाँ चला जाएगा? पाताल में चला जाएगा और रेजानी पानी जो है वो अपना अस्तित्व खो देगा। रेजानी पानी कहाँ मिलेगा? कि ऊपर मिट्टी के कण बिखरे हुए हैं और नीचे धरती के बीच की सतह में जो चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो मौजूद हैं, तो उनके बीच में ही वो पानी रह जाता है, उसे कहते हैं हम रेजानी पानी। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी जो है धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप तो खो देता है और यदि किसी जगह पर भूजल यानी भूमि का जल स्तर पाताली पानी खारा हो तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर और खारा हो जाता है। फिर क्या किया जाए? तो देखिए, वहां पर इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने के लिए कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो बहुत ही कुशलता और सावधानी के साथ इस पूरी ऊंचाई को नापते हैं। चेजा यानी चिनाई का काम करने वाले श्रेष्ठतम मजदूर जो कुएं का प्राण माने जाते हैं, कुएं की जान माने जाते हैं। इसमें थोड़ी सी भी अगर चूक हो तो चेजारों के प्राण तक जा सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और डोल से मलबा निकाला जाता है। डोल से यानी जहां मिट्टी खोद खोद के अगर वो नीचे की ओर जा रहे हैं तो उस मिट्टी को एकत्रित मिट्टी को निकालने के लिए रस्सी से नीचे डोल या डिब्बा जो भी बांध कर दिया जाता है उसमें वो भर करके मिट्टी निकालते हैं और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई करते हैं। यानी जितनी खुदाई हुई है उसकी दीवार पर उतनी चिनाई कर दी ताकि मिट्टी जो है भसके या धसे नहीं, क्योंकि मिट्टी में आपको पता है कि जैसे ही जगह हो जाती है अगर ऊपर से दबाव पड़ता है तो वो मिट्टी जो है वापस से अंदर की तरफ धस जाती है। उस धसाव को रोकने के लिए वो थोड़ी थोड़ी चिनाई भी करते चलते हैं।
20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते और गर्मी बढ़ती है और हवा कम होने लगती है। इसीलिए ऊपर से मुट्ठी भर भर के जो रेत है वो तेजी से नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में हवा जो है रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां तक उड़ा देती है और ऐसी हवा ही कुएं की गहराई में जा करके और मुट्ठी भर रेत से उड़ने लगती है, जिससे पसीने में नहा रहे चिलवांजी को क्या मिलती है? राहत मिलती है। यानी मरुभूमि में जो हवाएं हैं वो खूब तीव्र प्रवाह से बहती हैं, जो टीलों तक को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। ऐसी ही हवाओं को मुट्ठी भर मिट्टी में बांध करके जब नीचे कुएं में फेंका जाता है तो जो चलवंजी हैं, जेजारो जो लोग हैं, वो जो मिट्टी में खुदाई का काम कर रहे हैं, जो पसीने से तरबतर हुए हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का काम कठिन है और भी कठिन है। किसी किसी जगह तो ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, यानी मिट्टी इतनी भीतर की ओर धंस जाती है कि जो चिंजारो लोग हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और तब इस कुएं को रस्से से बांधा जाता है। यानी उसके चारों तरफ जो चिनाई की गई है वहां पर चिनाई की जगह रस्सियां काम में ली जाती है, ताकि मिट्टी जो है वो ढह करके वापस उस बनाए गए जो स्थान है उसको भर ना सके। अब क्या होता है, पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर दिया जाता है। ये देखिए कुएं पर सजगता का पहरा। यहाँ खीप एक घास का नाम है, उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, चिजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा एक रस्सा बटते हैं। ठीक है, खीप एक ऐसी घास का नाम है जिससे रस्सी निर्माण का कार्य किया जाता है। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। फिर इसके तल पर यानी दीवार के साथ सटा सटा कर उस रस्से का एक गोला तैयार किया जाता है और उसे दीवारों पर बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं, यानी नीचे की तल से ऊपर की तरफ आते जाते हैं। यानी मिट्टी का ये जो खीप घास से बनी हुई मिट्टी जो रस्सी का है गोला, उसको उस कुइयों के भीतर फैला दिया जाता है। घीप घास से बना हुआ ये खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक दूसरे के ऊपर बैठती जाती है और रस्सी का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी फिर खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन की जमाई की गई कुंडली जो है वो दूसरे दिन खोदी हुई जगह में सरका दी जाती है और ऊपर छूटी छूटी हुई जो दीवार है उसमें नया रस्सा बांध दिया जाता है। इस तरह रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं बीच चिनाई भी की जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुइयों में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। देखिए, 5 हाथ व्यास की कुई के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा, यानी अंदर की तरफ उसका व्यास बढ़ जाता है। एक हाथ की गहराई में रस्से से 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यानी पूरी गहराई तक अगर इस रस्से को मापा जाए तो 150 हाथ की लंबाई होती है। और अब 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए तो रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4000 हाथ के आसपास आ जाएगी। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि वास्तव में रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खीप। अब क्या किया जाए, लेकिन रेजानी पानी है
तो वहां भी कुइयां बनती हैं, पर ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई जो है वो लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे या फिर अरणी या बण यानी कैर के जो वृक्ष हैं, या बाबल या कुंबुट के पेड़ों की जो डालें होती हैं उनसे बनाई जाती हैं। डगालें यानी टहनियां या डालें। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी किस पेड़ की है? अरणी नामक पेड़ की है। पर उम्दा या मध्यम मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक के वृक्ष की लकड़ी को भी काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार लट्ठे जो है नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में समा समा कर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं और फिर इन्हें खींप की एक रस्सी से बांध दिया जाता है। कहीं कहीं पर तो चग की रस्सी से भी काम में लिए जाते हैं। तो ये जो बंधाई हुई कुंडली का आकार ले लेती हैं, इसीलिए आपको पता है फिर इसको क्या कहेंगे? सांपड़ी भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ किस ढंग से जो है खीप घास की रस्सी बनाई जा रही है और किस किस तरह से उसे नीचे कुइयों में उतार करके उसे जो है सांपड़ी का रूप दिया जा रहा है। नीचे खुदाई और ऊपर चढ़ाई का काम। इस तरह से चिलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है, यानी यहीं तक का काम है। और इस क्षण नीचे धार लगा दी जाती है, चिजारों वापस ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है कुई निर्माण का कार्य किया जाता है। और ये जो कुइयां हैं किस तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं और इनमें जो पानी है वो किस ढंग से एकत्रित होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, ये सारी बातें जो हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो मरुस्थल में भी है जल संरक्षण का कार्य किया जाता है और इस जल संरक्षण के लिए न केवल हौद, तालाब, नदियां बल्कि कुएं और कुइयों का भी एक विशेष स्थान है। ये कुइयां जो है किस तरह से जेजारों के द्वारा तैयार की जाती हैं और इसके तैयार करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 3 तरह का पानी, पाताल पानी, पालर पानी और रिजाणी पानी कौन सा होता है, इसके विषय में हमने जानकारी हासिल करी। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल की अगली कक्षा में हम इस पूरे पाठ के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।